कुछ साल पहले सीतापुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव के चारों तरफ जंगल और गुफाएं ही गुफाएं थीं। उस वजह से गांव में आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं होती थी। उस गांव का सरपंच गणेश उस गांव के सरकार को सड़क बनाने के लिए चिट्ठियां लिखा करता था, लेकिन कोई सुझाव नहीं हुआ। उस गांव में लगभग सभी खेती के ऊपर निर्भर थे। वहां पर ज्यादातर सब्जियां और फल उगाया करते थे। उस गांव के नौजवान अपने सब्जी और फलों को बैलगाड़ी या गधे पर बांधकर शहर की तरफ ले जाया करते थे। उतने में आधे फल और सब्जियां नष्ट हो जाते थे। उससे गांव वालों को बहुत ज्यादा नुकसान होता था। उस गांव में रोहन नाम का एक युवक रहता था। वो बिना कुछ काम किए गांव में खाली घुमा करता था। ये देखकर सरपंच गणेश को बड़ा गुस्सा आता था। एक दिन गणेश रोहन के पिता रमेश से कहते हैं, क्यों भाई रमेश, गांव के सभी लड़के गांव से फलों को शहर ले जाते हैं और तुम्हारा बेटा है कि नालायक जैसे गांव में घूम रहा है। तुम तो उसकी अकल ठिकाने पे ला सकते हो ना। क्या है सरपंच बाबू, गांव में सब लोग एक ही काम करे ऐसा कोई रूल है क्या? मैं मेरी मर्जी के मुताबिक काम करूंगा। बनूंगा तो एक दिन इस गांव का सरपंच ही बनूंगा, लेकिन ऐसा कोई चिल्लर विल्लर काम नहीं करूंगा। क्या हुआ रे, तू सरपंच बनेगा? क्या तुमने कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? सरपंच बाबू, मेरे बेटे के बारे में कुछ उल्टा सीधा मत बोलना। वो किसी ना किसी दिन बहुत बड़ा और बहुत आगे बढ़ेगा, देख लेना। ये सुनकर सरपंच वहां से निकल गया। एक दिन रोहन जंगल में जा रहा था। उसे एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठा हुआ दिखा। रोहन उसके पास जाके, स्वामी जी, आप जैसे मुनिवर जो मांगे वो वरदान देते हैं, ऐसा मैंने सुना था। मुझे भी कुछ वरदान में दे दीजिए स्वामी जी। तब वो साधु कुछ देर उसको देखते हुए सोचने लगे। कुछ देर बाद, ठीक है, तुम्हें क्या वरदान चाहिए पुत्र? मेरे पिता गांव वालों को मैं बहुत आगे जाऊंगा और कुछ ना कुछ बनकर दिखाऊंगा, ऐसा सबको कहते हैं। इसलिए मुझे बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा दीजिए स्वामी। उसमें कौन सी बड़ी बात है पुत्र? अभी देख मैं तुझे कितनी ऊंचाइयों पे पहुंचाता हूँ। ये कहकर अपने कमंडल से पानी निकालकर रोहन के ऊपर छिड़क दिया। बस बात खत्म। रोहन बहुत लंबा बन गया। जंगल और पहाड़ भी उससे छोटे पड़ गए। रोहन घबरा कर, क्या है स्वामी जी, आपने ऐसा क्यों किया? कहकर नीचे देखा तो वहां साधु नहीं थे। रोहन को करना क्या है समझ में नहीं आ रहा था। और रोहन गांव आ जाता है। उसे देखकर गांव वाले लोग डर के मारे भागने लगे। उसके पैरों के नीचे नहीं आने के लिए बचते हुए भागने लगे। ये देखकर रमेश और गणेश घबरा गए। देखो तो, तुम्हारे कहने के मुताबिक तुम्हारा बेटा कितना बड़ा बन गया। एक तो गांव वालों को खाने के वादे हो रहे हैं। लगता है तुम्हारा बेटा हम सबको खा जाएगा। रमेश गुस्से में रोहन से, तू अभी इस गांव में नहीं रुक सकता बेटा। बहुत सोच के तुम्हें सिर पे चढ़ाया तो अब मेरा सिर ही नीचे कर दिया। जा यहाँ से। ये सुनकर रोहन वहां से चला गया। वैसे रोहन एक पहाड़ के ऊपर उदास बैठा हुआ था। छी, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों बन गई? ना गांव का सगा बन सका, ना बाप का अपना बन सका। अब मैं क्या करूं भगवान? ऐसे सोचने लगा। उस समय वहां से एक एयरप्लेन उड़ रहा था। वो देखकर रोहन को एक उपाय सूझा। तुरंत उस एयरप्लेन को पकड़ लिया। उसे ले जाके उस गांव के मैदान में जाकर रख दिया। रोहन ने एक हेलीकॉप्टर को भी पकड़ा और उसे भी ले जाके गांव के मैदान में रख दिया। गांव वाले सभी क्या कर रहा है ये कहकर डरने लगे। गणेश रमेश से, लगता है तुम्हारा बेटा अब पागल भी हो गया है। अब क्या करें? गांव वालों, मुझे देखकर तुम डरो मत। मैं ये सब गांव वालों की भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे गांव के लिए सरकार ने कभी बस नहीं चलाई, मगर हमारे गांव के ऊपर से हेलीकॉप्टर और एयरप्लेन बड़े आराम से उड़ रहा है। ये कितना अन्याय है। जब तक सरकार हमारे गांव में सड़क नहीं बनाती,
तब तक मैं गांव में एक भी हेलीकॉप्टर और एयरप्लेन उड़ने नहीं दूंगा। गांव वाले आश्चर्य हो गए। ये न्यूज़ से पूरे गांव में और देश में हलचल मच गई। नेता और मिनिस्टर ने डर के मारे उस गांव में बड़ी बड़ी सड़कें बनाई। उस गांव के सभी लोगों ने रोहन के लिए तालियां बजाई। तभी साधु ने वहां आके रोहन के ऊपर कमंडल से पानी निकालकर छिड़का। रोहन फिर से नॉर्मल हाइट का बन गया। जैसे तुम चाहते थे वैसे ही तुमने बहुत ऊंचाई पे जाके गांव की भलाई की ना बेटा। वरदान ऐसे ही नहीं मिलते, हर एक के लिए एक कारण होता है। रोहन ने उन्हें नमस्कार किया। बाद में गणेश ने अपना सरपंच का पद छोड़ के उस गांव का सरपंच रोहन को बनाया। रमेश बड़ा खुश हुआ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। स्टे होम, स्टे सेफ। धनकपुर एक छोटा सा शहर, जहां सुनीता अपने परिवार के साथ एक बहुत ही छोटे से घर में रहती है। उसके परिवार में उसके पति और 2 बच्चे होते हैं, जिनका नाम प्रेरणा और मयंक होता है। मयंक उम्र में प्रेरणा से बड़ा होता है। सुनीता का पति शेखर दिन भर शराब पीकर धुत रहता है और अपने परिवार पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। ऐसे में परिवार की सारी जिम्मेदारियां सुनीता पे होती है। सुनीता घर के छोटे मोटे काम करके अपने घर का गुजारा करती है। वो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देना चाहती है, पर हालात ऐसे होते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन मयंक छोटा होने के बावजूद बहुत समझदार होता है। प्रेरणा और मयंक पास ही के एक सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। प्रेरणा पढ़ाई में बहुत होशियार होती है, लेकिन सुनीता हमेशा एक बात सोचती है, अगर वो खुद पढ़ी लिखी होती तो शायद आज अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी दे पाती। और ये बात सोच सोच के वो प्रेरणा के लिए और भी चिंतित होती है, कहीं उसकी जिंदगी मेरे जैसी ना हो जाए। और एक दिन सुनीता बहुत चिंता में होती है। यह देखकर मयंक अपनी माँ से पूछता है, माँ, क्या हुआ? तुम इतनी चिंता में क्यों बैठी हो? बताओ। बेटा मयंक, क्या बताऊं, मुझे बिटिया की बहुत चिंता होती है। वो पढ़ाई में इतनी होशियार है कि पढ़ लिख कर कुछ बन सकती है। उसकी जिंदगी संवर जाएगी। एक तो तुम्हारे पिताजी से भी हमें किसी प्रकार की सहायता नहीं होती, और अभी शिक्षा भी कितनी महंगी हो गई है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हम प्रेरणा को जरूर पढ़ाएंगे। माँ, मैं पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं हूँ और ना ही मेरे पल्ले पड़ती है। क्यों ना मैं भी कुछ काम कर लूँ। अब्दुल चाचा के गैराज में मुझे काम मिल जाएगा, फिर हम दोनों मिलकर प्रेरणा को खूब पढ़ाएंगे। मयंक की ये बात सुनकर सुनीता का मन भर आता है और इस तरह मयंक भी चाचा के यहाँ गैराज में काम करना शुरू कर देता है। और दोनों माँ बेटे मिलकर खूब मेहनत करते हैं और अगले ही साल प्रेरणा का दाखला एक बड़ी स्कूल में करते हैं। प्रेरणा भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई करती है और हर साल कक्षा में अव्वल आती है और इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते 12वीं कक्षा तक पहुंच जाती है। और ये साल उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि अचानक एक दिन सुनीता बहुत बीमार पड़ जाती है और कई दिनों तक काम पर नहीं जा पाती। उसे अब चिंता सताने लगती है कि उसके हाथ से कहीं काम छूट ना जाए और वो आगे बिटिया को कैसे पढ़ा पाएंगी, क्योंकि बिटिया का ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन फिर प्रेरणा अपनी माँ की हालत देखकर अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अपनी पढ़ाई ठीक से पूरी कर लूंगी। और रही बात काम की, तो वो भी मैं संभाल लूंगी। तुम बस अपनी तबीयत पर ध्यान दो और जल्दी से ठीक हो जाओ। ऐसा कहकर प्रेरणा माँ को समझाती है और माँ की जगह खुद काम करने चली जाती है और साथ ही साथ वो कॉलेज भी जाया करती है। लेकिन प्रेरणा जहाँ काम करने जाती है, वहाँ की कुछ लड़कियाँ प्रेरणा की कक्षा में भी होती हैं और कॉलेज में आने के बाद उसे बहुत ताने भी मारती है। ये देखो, आ गई महारानी। पहले माँ बर्तन कपड़े धोती थी, अब उनकी राजकुमारी धोती है।
और ये अब 12वीं की परीक्षा पास करेगी। हाँ, बड़ी आई जैसे कोई कलेक्टर बनने वाली है। उन लड़कियों की सारी बातें उनके कॉलेज की एक टीचर सुन लेती है, जो मन की बड़ी अच्छी होती है और प्रेरणा की हमेशा मदद करती है। और ये सब देखकर टीचर कहती है, मुझे बड़ा दुख हुआ तुम लोगों की बातें सुनकर। इतने बुरे हालात और कठिनाइयों का सामना करके भी प्रेरणा हमेशा क्लास में अव्वल आती है, और तुम लोग उसकी हिम्मत बढ़ाने की बजाय उसे तरह तरह के ताने मार रहे हो। मुझे गर्व है कि प्रेरणा हमारे कॉलेज में पढ़ती है और आगे भी हमारे कॉलेज का नाम ऊंचा करेगी। अपने टीचर की ये बात सुनकर प्रेरणा का मन भर आता है, लेकिन साथ ही साथ उसका आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ जाता है और मन में ठान लेती है कि मैं अपने टीचर का विश्वास टूटने नहीं दूंगी और अपने कॉलेज का भी नाम ऊंचा करूंगी। प्रेरणा इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी मन लगाकर पढ़ाई करती है और उस साल 12वीं की परीक्षा में पूरे शहर में फर्स्ट आती है। बेटी की कामयाबी देखकर प्रेरणा की माँ और भाई की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और पिताजी को भी अपनी बेटी पे बहुत गर्व होता है और अपनी गलती पर उन्हें बहुत ज्यादा पछतावा होता है और उस दिन से वो शराब पीना छोड़ देते हैं और अपने परिवार का साथ देने लगते हैं। ऐसे ही प्रेरणा अपनी पढ़ाई जारी रखती है और आगे चल के यूपीएससी एग्जाम भी देती है और प्रेरणा वहां भी अव्वल आती है और इस तरह प्रेरणा एक कलेक्टर बन जाती है। प्रेरणा का नाम हर तरफ छा जाता है। प्रेरणा की ये कामयाबी देखकर सुनीता और मयंक को जैसे लगता है कि उनकी मेहनत सफल हो गई। कुछ दिनों बाद प्रेरणा की मदद से मयंक शहर में एक बहुत बड़ा गैरेज शुरू कर देता है, जिसका उद्घाटन खुद प्रेरणा करती है। आज प्रेरणा सचमुच सबके लिए एक प्रेरणा बन जाती है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।